पर पहुंच गए। इस मौके पर तेलंगाना हामियों ने हादसे की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराने की मांग की। తెలంగాణ సాధనలో మునిగొన్న భూమయ్య గారు 63 సంవత్సరాల భూమయ్య గారు ఈ రకంగా యాక్సిడెంట్ గురి కావడం ఖచ్చితంగా మొత్తం యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు శోక సముద్రంలో ఉన్నారు. దీని మీద పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి దర్యాప్తు జరిపించి ఖచ్చితంగా దీనికి ఎవరు బాధ్యులో వాళ్ళని శిక్షించాలని తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ డిమాండ్ చేస్తుంది. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. हैदराबाद के कोकापेट आउटर रिंग रोड के करीब पेश आए एक हादसे में एक शख्स हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि एक रेती की लारी की जानिब से पटनचेरू से शमशाबाद जाने वाली एक गन्ने की लॉरी के ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा पेश आया। इस वाक़े में रेती की लारी का ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। वहीं दूसरी जानिब मारूफ तेलुगु फिल्मी अदाकार अली के भाई कयूम भी एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कयूम शूटिंग के सिलसिले में हयात नगर आउटर रिंग रोड से गुजर रहे थे। एक लॉरी ने कयूम की स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और भाई नाजरीन, सीधे चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर जया प्रदा रुकने पार्लियामेंट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नहीं चाहते थे तो फिर भी जनता ने मुझे दोबारा भी जिता दिया। तो मैं आप लोग जो सवाल कह रहे हैं कि मैं आगे का क्या मेरा रणनीति है, देखिए समाजवादी पार्टी मुझे पार्टी से निकाले तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी राजनीति को फुल स्टॉप रखूंगी। तो क्या आप पार्टी जो और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब किस पार्टी से जाने से रामपुर के लिए फायदा होगा और रामपुर के लिए मेरा तन मन धन से मैं हमेशा साथ रहूंगी, आगे भी रहूंगी। तो हर मुसीबत पे रामपुर की जनता ने मेरे आंसुओं को पहचाना, मेरी हंसी जब मैं मुस्कुराई तो मेरे साथ रहा। तो इस जज्बात को, इस भावना को मैं समझती हूँ और जब सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी को उतारेंगे तब मैं अपने पत्ते भी खोलूंगी। और क्या पता है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लोग सोच रहे हैं कि दिव्यानी को भी लेकर आएंगे और पहले तो करकरे की मिसेस को भी लेकर यहाँ पे उनके पत्नी को भी लेकर आना चाहते थे। तो आगे पता नहीं किसको लाएंगे, तो उसके हिसाब से हम मेरे पत्ते क्यों खोलूं। तो जब समय आने पर सारी पार्टियां जो निर्णय करेंगे, और ये निर्णय जयप्रदा की नहीं होगी, ये निर्णय जिस पार्टी में मैं जाऊंगी उस पार्टी का निर्णय होगा और आदरणीय अमर सिंह जी निर्णय करेंगे। तो मैं अकेले ये बात आपके सामने अभी नहीं रखूंगी, समय आने पर अपने आप आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में रामपुर की रणनीति तय है या ये चेंज हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि 2 बार मुझे जनता ने स्वीकारा, सराहा और उस काबिल समझकर मुझे सांसद बनाए, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बार मैंने जिद करने के वजह से उसका नतीजा आपने देखा है कि मुझे किस अंजाम तक पहुंचाया, आदरणीय नेताजी हो या आजम खान साहब हो। तो मैं उस जिद दोबारा नहीं कर सकती, मेरे पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी का जो निर्णय होता है उस पार्टी से मैं अपील कर सकती हूँ कि मुझे अगर रामपुर से जुड़ा जाए तो वो बहुत ही बेहतर होगा। आप देखते थे हिंदी और तेलुगु फिल्मों की मारूफ अदाकारा जया प्रदा रुकने पार्लियामेंट अपने सियासी मुस्तकबिल का जो फैसला है, मीडिया के पूछने पर कहा कि वो वक्त आने पर इसका फैसला करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद की अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मिसाली कदम उठाया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में MIM की जानिब से वाटर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इस वाटर प्लांट के जरिए अवाम सिर्फ 1 रुपये में 10 लीटर पानी का साफ पानी पीने का हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ₹1 का सिक्का एक कॉइन बॉक्स में डालकर आपने कई बार फोन किया होगा, लेकिन हैदराबाद के फर्स्ट लांसर में एक ऐसा कॉइन बॉक्स नस्ब किया गया है जिसमें आप ₹1 का सिक्का डालकर 10 लीटर पीने का साफ पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के स्लम इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर प्लांट्स कायम किए हैं। इन वाटर प्लांट्स के जरिए आवाम फी घंटा 4000 लीटर पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अज़ातुद्दीन अवैसी ने कहा कि स्लम इलाकों में रहने वालों को पीने का पानी फराहम करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया गया है कि शहरी इलाकों में
जो सबसे ज्यादा गरीब खानदानों को या अफराद को जो परेशानी का बाइस बनता वो पीने के पानी की बीमारियां हैं और इसलिए बेहद जरूरी है कि साफ और अच्छा पानी हम मुहैया कर सके। जो हमारी बदकिस्मती है या हमारी कमजोरी हम वो नहीं दे सक रहे, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि इस तरह के और प्लांट भी करें। मैं भी अपने MP फंड से ऐसे 10 प्लांट दिया हूं। ये जो प्लांट का सैयदनगर फसलांसर में इब्तिदा हुआ। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शहर के तमाम इलाकों में अवाम को पानी फराहम करने में नाकाम हो गया है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम को पानी फराहम करने की जिम्मेदारी कबूल की है। MIM की जानिब से हैदराबाद के इलाके फर्स्ट लांसर और झिर्रा में ये खुसूसी वाटर प्लांट्स लगाए गए हैं। 1 रुपए में 10 लीटर पानी फराहम करने वाले वाटर प्लांट्स नस्ब करने पर अवाम मसर्रत का इजहार कर रहे हैं। 1 रुपए में 10 लीटर पानी मिलेगा अवाम को, इसकी सहूलत है मिनरल वाटर पीने की। 4000 लीटर का रहेगा रोज से। ये बोरवेल है, बोरवेल से फिल्टर होके वाटर मिनरल वाटर बनेगा। वो आरओ प्लांट बना रहे हैं ना, बोर वाटर का पानी रहता है ना, बोर से मिनरल वाटर पानी दे रहे हैं आपको 10 लीटर 1 रुपए फिर में दे रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों में ऐसे वाटर प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब समाजी तंजीमें भी MIM के इस मंसूबे को खुश आइंद इक़दाम करार दे रहे हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक जायजा लेने के लिए गुजरात का दौरा किया। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे अहमद पटेल से ETV नुमाइंदा गीता मेहता ने खुसूसी मुलाकात की और उनसे आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की हिकमत अमली से मुताल्लिक बात की। पेश है ETV से अहमद पटेल की यह खुसूसी बातचीत। आज हमारे साथ है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के राजकीय सलाहकार अहमद पटेल। अहमद जी, बहुत स्वागत गुजरात में। और सबसे पहला सवाल कि खास करके पिछले 15 सालों में कांग्रेस की बात की जाए गुजरात में तो काफी उसका जो परफॉर्मेंस है काफी कंगाल दिखा है। क्या कारण लगते हैं आपको? और खास करके 2014 के जो लोकसभा चुनाव है क्या स्ट्रेटेजी आपकी, क्या सुधार लाएंगे? वो आपकी बात सही है। 15 साल में हम लोग सरकार नहीं बना पाई, हकीकत है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है। और जब से 2002 के बाद जो इनकी सीटें जो पहले आई थी उससे कमी हुई है, उसमें परसेंटेज वाइज भी हमारे वोट बढ़े हैं। लोकसभा में भी हमारा परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं रहा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस के 15 साल में जिस तरह से सत्ता हासिल नहीं कर पाई है, ये हमारे लिए थोड़ी सी जिसे कह सकते हम महसूस कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर से एक बार हम लोग लगे हुए हैं और खास तौर पे हमारा संगठन, हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर्स है सारे लगे हुए हैं और मेहनत करके फिर से एक बार संगठन मजबूत करके संगठन के जरिए फिर से एक बार जो कांग्रेस की पहले स्थिति थी वो स्थिति हम निर्माण करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा सर, आपका प्रभाव आपने देखा कि दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी दिख रहा है। क्या देखते हैं उसको, किस नजरिए से आप देखते हैं? गुजरात में हमेशा 2 पार्टी का शासन रहा है। पहले भी बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, लेकिन वो पार्टियां की क्या हालत है हम सब जानते हैं, उन दलों की क्या हालत है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नहीं समझता कि आप पार्टी ठीक है, दिल्ली में उनको कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन अभी मौका दिया है, हम लोग उनको आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि गुजरात में वो इतना सफल हो पाएंगे। तो आगामी समय में आप एक मजबूत पक्ष के तौर पे उभर के आएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आप पार्टी की जहां तक बात कर रहे हैं, दिल्ली में वो सफल हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा बहुमत हासिल नहीं कर पाए वो लोग। तो गुजरात में मैं नहीं समझता कि आप पार्टी इतनी सफलता हासिल करेंगी। ठीक है, वो लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले कांग्रेस में जिन जिन लोगों ने कोशिश की है, वो दल, वो पार्टियां लंबे अरसे तक नहीं चल पाई। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पार्टी को या तो दूसरी पार्टी में मर्ज कर दिया या वो पार्टियां खत्म हो गई। अच्छा, खास करके मोदी की बात की जाए, गुजरात और गुजरात के बाहर मोदी का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस की? कोई व्यक्ति के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, और कांग्रेस ने कभी भी कोई चुनाव कोई व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया। कांग्रेस ने अपना जो भी चुनाव लड़ा है, अपनी नीति, अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रम और अपने जो किए हुए काम, उसको मद्देनजर रखे हुए लोगों के सामने रख के हमेशा किया है, और वही हमारी कोशिश जारी है। और उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, हो सकता है, लेकिन हम कभी भी किसी व्यक्ति को मद्देनजर रख के चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा, भाजपा के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात करिए। अब बात करिए कांग्रेस की। हमारे पास एक खबर ये भी है कि आगामी जनवरी के दूसरे सप्ताह में जो कांग्रेस की बैठक होने वाली में, उसमें शायद वड़ा प्रधान पद के उम्मीदवार के नाम में राहुल गांधी का नाम घोषित किया जाएगा, ऐसा सुना है। क्या कहेंगे? मैं पहले भी कह चुका कि योग्य समय पे, सही वक्त पे, सही डिसीजन की घोषणा की जाएगी। मतलब अभी कुछ नहीं बोलेंगे? क्योंकि मेरा हाथ में तो है नहीं ना। अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा सबसे विचार परामर्श करके कंसल्टेशन के बाद होगा, और ये जो भी होगा, जैसे मैंने कहा कि योग्य समय पे योग्य घोषणा होगी और जिसकी जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा, जैसे दिल्ली में आपने देखा कि प्रजा का मिजाज बदला है, ना उन्होंने बीजेपी को पसंद किया, ना कांग्रेस को पसंद किया, कई तीसरे ना आपको भी पसंद किया, क्योंकि आपको भी मेजोरिटी नहीं आई। वो तो हमने समर्थन दिया और सबसे लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। सो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि आपको एक मौका मिला है, उनको काम करने दीजिए, अपने जो वायदे है वायदे कम से कम पूरे करें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हमारा समर्थन है, हमने आउटसाइड समर्थन हम लोग उनको कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि देश की जो राजधानी है उसमें कोई अस्थिरता बनी रहे, और स्थिरता के लिए हमने उनको सपोर्ट किया है। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव के चलते क्या विशेष आपकी तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उसी लिए तो जो राहुल जी जब आए थे और जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तब से हर महीने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डीसीसी की मीटिंग, प्रदेश की मीटिंग हो रही है। हमारे जो लीडर्स है यहाँ पे काफी एक्टिव है, अच्छे कार्यक्रम दे रहे हैं और संगठन को मजबूती की दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। ग्रासरूट लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तब नतीजे अच्छे होंगे। अच्छा, जैसे हमने लीडर्स की बात की है, यहाँ के लीडर्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपने कहा, पर कई समय से एक अफवाहें चल रही हैं, शायद वो अफवाही हो, पर हम आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं। कई बार ऐसी बात चली कि भाई प्रमुख जो यहाँ के प्रदेश प्रमुख हैं उनकी बदली की जाएगी, कोई नए आएंगे, ये वो, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए आपके सामने, और ये जो निर्णय है मेरा हाथ की बात तो है नहीं, जो भी होगा हाईकमान, राहुल जी खुद यहाँ बात करके गए हैं, उन्होंने मेडिसिन की बात की है, तो मेडिसिन की तो शुरुआत है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अच्छा काम है। देखते हैं अगर ये हमारे जो प्रभारी है यहाँ वो अपना क्या अभिप्राय देते हैं, उसके बाद क्या निर्णय होता है उसका इंतजार करिए। अहमद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अहमद पटेल, कैमरामैन नरेंद्र के साथ गीता मेहता। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के एमएनएस चीफ राज ठाकरे के साथ स्टेज पर बैठने को शिमाली हिंदुस्तानियों की तौहीन करार दिया है। आजमी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा करके शिमाली हिंदुस्तान के लाखों अफराद की तौहीन की है। वाज़ेह है कि पीर के रोज मुंबई में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे ने शिरकत की थी और अपने गिले शिकवों को खत्म कर दिया था। राज ठाकरे शिमाली हिंदुस्तान के लोगों पर मुसलसल हमले करते रहे हैं और उन्हें मुंबई के तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं।
दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार निहायत अकीदत और मजहबी रिवायत के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई फिरके के लोग हजरत ईसा की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। आज के दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसों और इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान भर में भी आज ये त्यौहार ईसाई फिरके के लोग मजहबी जोशो खरूश से मना रहे हैं। We also thank all the priests who have concelebrated in today's Holy Mass. मारूफ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सांता क्लॉज का 35 फुट लंबा रेत का मुजस्समा बनाया है। सुदर्शन पटनायक का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेत का मुजस्समा है। सुदर्शन ने अपनी इस तख्लीक के जरिए दुनिया को अमन और भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश की है और तख्लीक में सुदर्शन ने मरियम और हजरत ईसा को दिखाया है। एक बैरूनी सयाह ने सुदर्शन की इन तख्लीकात की नकाब कुशाई की है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़े दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इसराइल ने गजा में आबाद फिलिस्तीनियों को एक बार फिर हमलों का निशाना बनाया है। बीती रात इसराइल ने गजा पट्टी पर फिजाई और जमीनी हमले किए। इनमें एक बच्ची समेत कम से कम 3 फलस्तीनी हलाक हो गए। हमलों में तकरीबन 9 अफराद बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। गजा पट्टी पर हुए इसराइली हमले में हलाक होने वालों में एक कमसिन बच्ची भी शामिल है। नवंबर 2012 के बाद गजा पर इसराइल का ये सबसे शदीद हमला है। माजी की तरह इस बार भी इसराइल ने हमले का जिम्मेदार हमास को ठहराया है। इसराइल का कहना है कि पीर को फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों ने एक इसराइली पुलिस एहलकार पर हमला किया और इसराइली हुदूद में रॉकेट दागे, जिसके जवाब में गजा पर हमले किए गए हैं। इसराइल इतवार के रोज वसती इसराइल में एक खाली बस में हुए बम धमाके का भी इल्जाम हमास पर आयद कर रहा है। इसराइल के मुताबिक उसने गजा पट्टी में फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों के हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया है। इसराइल अपनी कार्रवाई का जो भी जवाब पेश करे, लेकिन ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जब भी इसराइल और हमास के दरमियान झड़पें हुई हैं, ज्यादातर आम फिलिस्तीनी शहरियों यहाँ तक के मासूम बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। इसके अलावा इसराइल की इन कार्रवाइयों ने हमेशा खित्ते में बहाली अमन के इम्कानात को भी मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने जनूबी सूडान में अमन फौज में इजाफे को मंजूरी दे दी है। सलामती काउंसिल ने जनूबी सूडान में जारी तशद्दुद के संगीन रुख इख्तियार कर लेने के सबब ये फैसला किया है।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी सूडान में तशद्दुद के वाक़यात में हजारों अफराद मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जनूबी सूडान में कम अज कम 3 बड़ी इज्तिमाई कब्रें पाई गई हैं। जनूबी सूडान की इस सूरत हाल के पेश नज़र मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया कि जनूबी सूडान में अमन दस्तों की तादाद तकरीबन 2 गुनी करके 12,500 कर दी जाए। जनूबी सूडान में मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के दरमियान कशीदगी का अंदाजा अक़वाम मुत्तहिदा के एक कैंप से लगाया जा सकता है, जहां 7,500 अफराद ने पनाह ले रखी है। जनूबी सूडान नस्ली बुनियादों पर मुनक़सिम मुल्क है और यहाँ मुख्तलिफ धड़े मुसल्लह हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी में इस तशद्दुद पर खासी तशवीश पाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खबरदार किया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कम अज कम 80,000 अफराद इस कशीदगी के बास बेघर हो गए हैं। इससे कबल सदर कीर ने जूबा शहर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उनकी फौज ने बोर शहर को बागियों से छुड़ा लिया है और वो बचे खुचे दुश्मनों का सफाया कर रही है। सदर कीर और बागियों के सरबराह माचिर दोनों ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। ताहम माचिर का कहना है कि मुज़ाकरात से कबल उनके सियासी हलीफों को रिहा किया जाए, जबकि कीर किसी किस्म की पेशगी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं कौशाम्बी, जहां पर अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात कर रहे हैं। बयान आया है कि दिल्ली में कोई कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये गलत है। तो क्या ये जन लोकपाल के लेकर है क्या ये बयान? देखिए, वो बता रहे हैं ऐसा कि दिल्ली में अगर कोई भी असेंबली कानून पास, संविधान ये कहता है कि दिल्ली असेंबली को स्टेट लिस्ट के कुछ मुद्दों को छोड़ के बाकी सभी मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार है, अनलेस वो कानून केंद्र के किसी कानून का उल्लंघन ना करता हो, तो राज्य सरकार बना सकती है। तो क्या आप... लेकिन सुन तो लीजिए, लेकिन 2002 में ऐसा बताते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अमेंड किए गए थे और ये डाल दिया गया था कि राज्य सरकार कोई भी कानून इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी परमिशन केंद्र सरकार से लेगी। ये तो गलत है। ऐसे तो अंग्रेजों के जमाने में होता था कि भारत सरकार कोई भी कानून पास करने के पहले लंदन से परमिशन लिया करती थी। अब तो हम आजाद हो गए हैं, ये देश आजाद हो गया है और दिल्ली में तो अब चुनी हुई सरकार है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो सर, क्या आपको पहले नहीं पता था इसमें जन लोकपाल का क्या होगा? आपके करेंगे पास, सारी अड़चने पास दूर करेंगे, ऐसी क्या बात है? हम ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। क्या 15 दिन में जन लोकपाल आएगा? 15 दिन में जन लोकपाल आएगा? इन्होंने अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस रखे, अब जब ये सरकार बना रहे, नाउ लेट्स सी हाउ विल दे रियली मैनेज, बिकॉज़ यू आर नॉट गोइंग टू मैनेज, दिस इज दिस कोर्ट, दिस इज व्हाट आप देखते जाइए, सारी चीजें मैनेज होंगी। ये पूरा का पूरा इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है, तो जितनी अड़चने आएंगी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अड़चने नहीं आएंगे। जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते में अड़चने तो बहुत आएंगी। अभी तक भी बहुत अड़चने आई थी। इन लोगों ने पहले चैलेंज किया था चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव भी लड़ा। अभी कह रहे हैं कि आम आदमी गवर्न नहीं कर सकता। आम आदमी के अंदर तो बहुत ताकत है, आम आदमी गवर्न करके दिखा। अरविंद जी, शनिवार को शपथ ग्रहण है, तो 15 दिन में क्या जन लोकपाल बिल पास होगा? 15 दिन में लाएंगे जी जन लोकपाल। संवैधानिक संकट है, फिर कैसे 15 दिन में आएगा सर? संवैधानिक नहीं है जी, इन लोगों का किया हुआ संकट है। तो इससे कैसे पार पाएंगे आप? पार पाएंगे ना, आप देखते जाइए जरा, ऐसे चुप थोड़ी बैठने वाले। नाज़रीन, जन लोकपाल बिल को पास कराने की बात कर रहे हैं। जिस तरह की अड़चने उन्होंने बताई हैं कि वो हल हो जाएंगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत बनने के 15 दिन में ही ये पास किया जा सकता है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।
मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का अदा के ब्यूटी के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुरती। नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, उसे जरूरत होती है स्क्रबिंग की, उसे जरूरत होती है थोड़े निखार की, अपने आप को बेहतर बनाने की। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारी स्किन के हिसाब से कौन सा स्क्रब सही है? क्या हम ये जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त कई तरह के स्क्रब्स मौजूद हैं? क्या हमें ये पता है कि स्क्रबिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसे कितने टाइम इंटरवल के बाद करना चाहिए? शायद नहीं। अगर आपको भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे आज के एक्सपर्ट आ चुके हैं जो हमें बताएंगे स्क्रबिंग के प्रॉपर तरीके, और ये भी बताएंगे कि स्क्रब कितने तरह के होते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है सुनीति सोनी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज कैसे कर सकते हैं हम स्क्रब, कौन से स्क्रब सही हैं और स्क्रबिंग का क्या सही प्रोसीजर है। सुनीति, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। थैंक यू। सुनीति, सबसे पहले तो ये बताइए, हम सभी सुनते हैं क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और उससे हटकर हमने ये भी सुना है कि स्क्रबिंग करनी चाहिए, उससे हमारी जो स्किन है वो अच्छी होती है, एक्सफोलिएट होती है। लेकिन स्क्रबिंग का सही प्रोसीजर क्या है, स्क्रब कितने तरह के होते हैं, ये शायद हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि स्क्रब कितनी तरह के होते हैं? देखिए, स्क्रब मार्केट में कई तरह के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि पैक बेस्ड फॉर्म में होते हैं, जिनका टेक्सचर जो होता है एक फेस पैक की तरह होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक होता है जेल फॉर्म में होता है, एक मॉइस्चराइजर के फॉर्म में होता है, और एक पाउडर फॉर्म में होता है। ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स बनाती हैं। अक्सर जो पैक बेस्ड स्क्रब्स होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। और जो मॉइस्चराइजर बेस्ड होते हैं वो ज़्यादा नॉर्मल टू ड्राई फॉर्म में होते हैं। जेल जो फॉर्म में होता है वो थोड़ा सेंसिटिव स्किन के लिए रहता है। और जो पाउडर फॉर्म में होता है वो एक तरह से पीलिंग कहा जाता है, उसके लिए किया जाता है। पीलिंग स्क्रब का स्ट्रॉन्गर वर्जन है, और इसमें डीपर एक्सफोलिएशन होता है। और जब आप स्क्रब करते हैं तो हमें ना सिर्फ स्क्रब की क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, टेक्सचर का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि जो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्रैन्यूल से मेरा मतलब है जो उसके अंदर बारीक दाने होते हैं, उसके टेक्सचर पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। यानी नाज़रीन, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप स्क्रबिंग करेंगे तो उसके ग्रैन्यूल्स बड़े ना हो, वो छोटे हों, बहुत माइन्यूट हो, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। कितने फ्रिक्वेंटली हमें स्क्रबिंग करनी चाहिए? हम स्क्रबिंग ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। और जब आप स्क्रब करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही सॉफ्टली आपने स्क्रब करना है, ये नहीं कि हार्ड मसाज कर रहे हो, क्योंकि जब जो स्क्रब होता है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्सफोलिएशन या डेड स्किन निकलती है। तो जितना हार्ड मसाज करोगे उतना वो स्किन के अंदर डीप जाता है और स्किन में रैशेज हो सकते हैं। तो जब आप स्क्रब करें बिल्कुल सॉफ्टली, जेंटली, मतलब एक तरह से प्रेशर नहीं होना चाहिए जब आप स्क्रबिंग कर रही हैं। और आई एरियाज को अवॉइड करिए, क्योंकि आईज के पास नहीं जाना चाहिए, तो वो ग्रैन्यूल्स आंखों में जा सकते हैं। चलिए, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है। ड्राई स्किन अगर स्क्रब करते हैं, हमारी स्किन ड्राई है, हम स्क्रबिंग करते हैं, तो आपको नहीं लगता वो और ज्यादा ड्राई हो जाएगी? उन्हें कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और कौन सा स्क्रब उनके लिए प्रॉपर है? जब भी ड्राई स्किन अगर वो सेलेक्ट कर रही है स्क्रब, तो एक मॉइस्चराइज बेस्ड करना चाहिए। मीन्स उनका जो टेक्सचर है क्रीमी होना चाहिए या मॉइस्चराइज बेस्ड होना चाहिए,
ताकि स्किन को एक तो मॉइस्चराइज भी होता रहे, स्किन जो चेहरा है आपका उसको एक कंडीशनिंग भी होते रहे और साथ साथ आपकी स्क्रबिंग भी हो जाए। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? फ्रीक्वेंटली ट्वाइस अ वीक आइडल है आप, क्योंकि आजकल की जैसे कि लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा